हम्म। देखो, अगर कल जहां हमने लेक्चर छोड़ा था उसको मैं शॉर्ट में रिकॉल करा दूं। एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। एजेंट जो भी काम करता है वो अपने प्रिंसिपल को लाइबल कर देता है। मतलब क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके किए हुए एक्शंस प्रिंसिपल को लाइबल करते हैं। ठीक है। ये जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन रहा है इसी को हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर इस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो सीधी सी बात है, ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जब ये दोनों बना रहे हैं तो आपस में बात करके बना सकते हैं। अगर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, चाहे वो ओरल ओरल वर्ड्स हो या रिटर्न वर्ड्स हो, तो फिर हम उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन बिना वर्ड्स को यूज किए अगर ये दोनों अपने कंडक्ट से या सरकमस्टांसेस की वजह से इस तरह के रिलेशन में आ जाते हैं जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा उसको एग्री भी कर रहा है, तो ये इम्प्लाइड एजेंसी का केस बन जाएगा। सिंपल सी बात है। वो दो तीन वर्ड्स होते हैं, वो बार बार यूज करने पड़ते हैं और वही वोकेबलरी हमें धीरे धीरे बढ़ानी है। एक ही दिन में याद नहीं कर सकते हम ये सब। ऑब्वियसली इसको अगेन एंड अगेन पढ़ते पढ़ते याद होता है। कल मैंने वो तीन देखो दिखाए थे। एक ये सरकमस्टांसेस ऑफ द केस यहां लिखा है। एक पॉइंट ये लिखा है कंडक्ट ऑफ पार्टी, बिना वर्ड्स इस्तेमाल किए। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इंप्लाइड व्हेन इट इज टू बी इंफर्ड। ये अथॉरिटी कैसे मिली एजेंट को? दिस अथॉरिटी इज इंफर्ड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और ड्यू टू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इन रीजन से अगर अथॉरिटी इन्फर हो गई, वर्ड से नहीं दी है उसे, लिख के ओरली बोल के या लिख के अथॉरिटी नहीं दी है। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और कंडक्ट ऑफ द पार्टी की वजह से अथॉरिटी इन्फर हुई है किसी पर्सन पे एज एन एजेंट। एज एन एजेंट उसे अथॉरिटी मिल गई है कि वो किसी और के बिहाफ पे काम कर सकता है और उसे लाइबल कर सकता है, तो इसे इंप्लाइड अथॉरिटी कहेंगे। वो दिक्कत। तो ये इम्प्लाइड को ही आज हम और डिटेल में जाएंगे कि सर वो कौन से। अच्छा, ये वोकेबलरी पे देखो मैंने वापस से जोर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये केवल यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हम, जब भी आता है इम्प्लाइड इसी टोन पे आएगा। इम्प्लाइड का मतलब ये है कि समथिंग विच इज हैपेंड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू कंडक्ट। जहां भी आए सर्कमस्टांसेस या कंडक्ट की वजह से हम अगर किसी सिचुएशन में आ गए, अथॉरिटी मिली तो इम्प्लाइड अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इम्प्लाइड होगा वो इसी सिचुएशन से होगा, एक्सप्रेस होगा वो वर्ड से होगा, रिटर्न और ओरल। अब सवाल ये है कि इम्प्लाइड एजेंसी कौन कौन सी कैटेगरी में बन सकती है। एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। वैसे एस्ट्रोपल 11th में भी तुमने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, जिसमें पार्टनरशिप, पार्टनर्स के टाइप थे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ज्यादा स्लीपिंग को डोरमेंट भी बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। ये सब तो बहुत अच्छे समझ में आ जाते फटाफट। आखिर में दो लिखे थे, एक पार्टनरशिप बाय एस्ट्रोपल और पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, है ना। तो होल्ड आउट होके कोई पार्टनर बन सकता है या एस्ट्रोपल से पार्टनर बन सकता है। कुछ याद है वो एस्ट्रोपल वर्ड का क्या मीनिंग है? हम्म, ये एस्टॉप्ड वर्ड का मीनिंग है वंस यू एक्सेप्टेड समथिंग यू कैन नॉट डिनाई इट लेटर। आप उसे बाद में मना नहीं कर सकते। क्या एजेंसी में ये चीज फॉलो होगी? बिल्कुल होगी। और जब ऐसा हो रहा है तो तुम बताओ यहाँ वर्ड्स की जरूरत हो रही है या सरकमस्टांसेस या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? वो कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, मैं अपने भाई को लेके एक शॉपकीपर के यहाँ रोज जाता हूँ। शॉपकीपर मुझे जानता है, वो जानता है कि ये मेरा भाई है। मैं ना कभी कभी उससे सामान मंगा लेता हूँ। किसी दिन अगर उसने सामान लेने चला गया तो मैंने अपनी कंडक्ट से ये एक्सप्रेस किया था उस शॉपकीपर को कि इसके पास मुझे रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी है। मैंने अपने कंडक्ट से उस शॉपकीपर को ये रिप्रेजेंट किया, मतलब एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया था, कंडक्ट से एक्सप्रेस कर दिया था, वर्ड से नहीं, कंडक्ट से एक्सप्रेस कर दिया था कि ये जो मेरा ब्रदर है और ये मुझे रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी रखता है। तो वो अगर किसी दिन शॉप पे जाएगा और कुछ सामान ले आएगा, बाद में शॉपकीपर अगर मुझसे क्लेम करता है तो उसका क्लेम गलत नहीं है।
ये एजेंसी, एम्प्लॉयड एजेंसी का एग्जाम्पल हो गया। आई होप मेरी बात समझ में आई। वही सब बातें मिलेंगी लिखी हुई। वेयर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी, बाय हिज कंडक्ट, अपने एक्शन से या फिर स्टेटमेंट से विलफुली इंक्लूड करता है दूसरे पर्सन को बिलीव करने के लिए। ये दूसरा पर्सन कौन है पता है? हम मेरे एग्जांपल में शॉपकीपर, मेरे एग्जांपल में शॉपकीपर, थर्ड पार्टी, टू बिलीव दैट अ सर्टेन पर्सन मतलब एजेंट is his agent, he is subsequently prevented or stopped from denying the fact of agency। तुम अपने ही एक्शन से किसी को ये रिप्रेजेंट मतलब किसी को ये एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी को ये बिलीव दिलवा रहे हो कि एक जो सर्टेन पर्सन है वो तुम्हारा एजेंट है। तुमने खुद अपने एक्शन से दिलवाया ये बिलीव, बाद में तुम डिनाई नहीं कर सकते कि वो तुम्हारा एजेंट नहीं है। सिंपल बात है। सो क्या क्या कहानी जरूरी है? प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट किया था। रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। बोल के भी बता सकता हूँ ये मेरा एजेंट है, मेरे एक्शन से भी बता सकता हूँ कि ये मेरा एजेंट है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट एजेंट हैज एन अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट। अब अभी हमने बोला रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लॉयड भी हो सकता है। एक्सप्रेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों में से जो भी है, उसमें ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अथॉरिटी दे रहे हो उसे अपने बिहाफ पे कोई काम करने की। जैसे कि शॉपकीपर के पास मेरे भाई को कई बार मैंने ही सामान लेने भेजा है कि जाओ वो ले आओ और उनसे कहना कि भैया पैसे दे देंगे। तो मैंने ये अथॉरिटी दी है उसे, ऐसा उस शॉपकीपर को समझ में आ रहा है। मेरा रिप्रेजेंटेशन ये दिखा रहा है कि मैं उसे अथॉरिटी दे रहा हूं, राइट। द प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस्ड थर्ड पर्सन, मतलब मैंने ही उसे इंड्यूस किया है कि भाई मेरे रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम इसे मेरे बिहाफ पे सामान दे दिया करो। ऐसा सब मैंने ही किया है, मेरा मेरी तरफ से वो इंड्यूस हुआ है, खुद से उसने ऐसा अंदाजा नहीं लगाया है। प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस्ड थर्ड पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने अपने भाई को कभी नहीं भेजा किसी शॉप पे अपने बिहाफ पे कोई सामान लेने, पर शॉपकीपर को पता था कि वो मेरा भाई है, उसने सामान दे दिया। बाद में उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं देता। वो बोल सकता है कि ये तो आपका एम्प्लॉयड एजेंट है क्योंकि आपका भाई है। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कभी रिप्रेजेंट किया, मैंने तुम्हें इंड्यूस किया, कभी तुम्हारी दुकान भेजा उसको ये बोल के कि मैं पैसे दे दूंगा, फिर मैंने बाद में पैसे दे दिए, ऐसा कभी हुआ? जब ऐसा हुआ ही नहीं तो मैंने तो इंड्यूस नहीं किया, ये तो तुम्हारे मन के ख्याल है। जब तक मेरे रिप्रेजेंटेशन से ऐसा इंड्यूस नहीं होता तो मुझे लाइबल नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रिंसिपल का ये इंड्यूस करना जरूरी है थर्ड पर्सन को, उसकी तरफ से ये इन्फ्लुएंस जाना चाहिए सामने वाले पे, उसकी तरफ से ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, उसकी तरफ से ऐसा महसूस होना चाहिए, शॉपकीपर को महसूस होने को बोलेंगे इंड्यूस। तो प्रिंसिपल ने इंड्यूस किया था थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंटेशन के लिए। द थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव, और थर्ड पर्सन ने भी प्रॉपर बिलीव किया है। ये लाइन ना बड़ी कमाल की है। देखो, लॉ हमेशा सच का साथ देता है, ये तो फैक्ट है। कोशिश तो हमारी यही होती है एज अ लॉ मेकर कि हम सच का साथ देंगे, इसलिए लॉ बना रहे हैं। मेरा एक एम्प्लॉय है, उसको मैं बार बार किसी शॉप पे ले जाता हूँ। ब्रदर की जगह भी मैं दूसरा एग्जांपल में एम्प्लॉय बोल रहा हूँ। एम्प्लॉय है, उसको मैं किसी शॉप पे ले जाता हूँ, कभी भी अपने बिहाफ पे उसको भेज देता हूँ और सामान मंगवा लेता हूँ, बाद में पेमेंट कर देता हूँ। ऐसा सब हमारा चल रहा है। मैंने एम्प्लॉय को एक दिन किसी रीजन से बाहर निकाल दिया नौकरी से। अब ये सब मैं सारी दुकान वालों को तो नहीं बताने जाऊंगा ना, कायदे से मुझे बताना चाहिए, खासतौर पे उन दुकान वालों को जहां मैं उसे रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता हूँ, क्योंकि उनको मैंने इंड्यूस किया है कि ये बंदा आएगा, सामान लेगा, उसका पेमेंट मैं करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कायदे से ही करना चाहिए। अब क्या होता है कि
कंटिन्यू। तो मैं जो हूं उस बंदे को, एम्प्लॉय को निकाल चुका हूं। वो एम्प्लॉय दुकानदार से साठ गांठ करता है, बोलता है यार देखो तुम्हें तो पैसे मिल ही जाएंगे, तुम्हें अभी तक नोटिस नहीं आया मेरे सर का, तुम मुझे सामान दे दो, अपन देख लेंगे आपस में, हिस्सेदारी कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट जो भी होगा। एक तरह का फ्रॉड प्लान कर रहा है वो दुकानदार और मेरा एम्प्लॉय मिलके। ऐसा हो सकता है। उसने उसको इंड्यूस कर लिया, बोले कि मैं तो निकाल दिया लेकिन मैं अभी सामान ले जाता हूँ, तुम उनसे पैसे मांग लेना। तो एक फ्रॉड प्लान हो रहा है मेरे लिए। इसके लिए थर्ड लाइन लिखी है, थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव्ड द रिप्रेजेंटेशन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ बिलीफ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। उसको गुड फेथ में होना जरूरी है थर्ड पर्सन को। इसको बोलते हैं गुड फेथ। बैड इंटेंशंस नहीं हो सकते, मेलिशियस इंटेंशंस नहीं हो सकते थर्ड पर्सन के। थर्ड पर्सन इस फैक्ट को जानता है कि मैं उसे अब अपना रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन से हटा चुका हूं, किसी भी तरह से जानता हूं, जरूरी नहीं मैंने ही बताया हूं। अगर उसके नॉलेज में ये चीज है कि मैं अब उस पर्सन को अपनी एजेंट की अथॉरिटी से हटा चुका हूं, तो उसे वो गुड्स नहीं देने चाहिए, सीधी सी बात है। भाई लॉ फ्रॉड का सपोर्ट थोड़ी करता है कि बाद में तुम केस कर देना और फ्रॉड हो जाएगा और ये हो जाएगा वो, ये तो गलत बात है ना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये ओके। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? अ कंस एग्जाम्पल क्या है इसका? ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव हिम इंस्ट्रक्शन। अब देखो फिर वो वाली वैसी ही कहानी आ रही जैसे मैंने कहा था। ए प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट होगा। कंसाइनमेंट ये जो वर्ड है ना, इसको समझो कि मैं अपना माल किसी इंदौर में एक व्यक्ति से मैंने सेटिंग की कि तेरी शॉप पे मेरा माल रख ले और कस्टमर आएगा तो तू उसे बेच देना, बीच पे तेरा कमीशन है। तो बेसिकली वो व्यक्ति मुझसे गुड्स खरीदता नहीं है। एक होता कि वो मुझसे गुड्स खरीद के ले जाता फिर अपनी दुकान पे बेचता, उसको कैपिटल लगानी पड़ती। कंसाइनमेंट में क्या करते हैं, हम तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, हम अलग अलग काउंटर ढूंढ लेते हैं और उस काउंटर पे अपना माल रखवा देते हैं और उससे कहते हैं तू बेच देना। तो बेसिकली ये कंसाइनमेंट एजेंट्स कहलाते हैं, है ना। तो इस तरह का सेटअप है। तो ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल बिलो अ फिक्स प्राइस। मैंने उससे कहा कि भाई इस रेट के नीचे मत बेचना, कुछ भी रेट मैंने फिक्स कर दिया, सपोज पर यूनिट 10,000 रुपए के नीचे मत बेचना। सी, अब ये सी कौन है? थर्ड पार्टी। भाई ए और बी तो नहीं है, ये प्रिंसिपल एजेंट नहीं है। सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। सी जो है वो थर्ड पार्टी है, उसे इस सारी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता है। वही वाली बात है कि उसको वाकई में गुड फेथ में होना चाहिए। वो नहीं जानता कि ए और बी के बीच में क्या चल रहा है। वो तो आया अपना गुड्स खरीदने, उसने खरीदे गुड्स और लो प्राइस पे खरीद लिए। अब क्या सी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं इस बात का? उसको 9,000 में बेच दिया तो वो तो खरीद के ले गया गुड्स। तो क्या आप ए को ये राइट दे दे तुम जाओ और वो सी ने जो गुड्स खरीदा है उस सेल को कैंसिल कर दो, क्योंकि तुमने जो टर्म दी थी बी को, टर्म एंड कंडीशन लगाई थी, वो तो ब्रीच हो गई। तो वो सेल ही इनवैलिड हो गया क्या? तुम जाओ उससे गुड्स ले आओ, ऐसे थोड़ी होगा। अगर कहीं ना कहीं सी के मलिशियस इंटेंशन होते तो तुम ऐसा कर सकते थे। मतलब अगर सी को नॉलेज होता कि यार इसका मिनिमम प्राइस रिजर्व है 10,000 रुपए पर यूनिट, मुझे 9,000 रुपए में नहीं मिलना चाहिए, तो अलग बात होती। वो तो कुछ नहीं जानता ए और बी के बीच में क्या डिसाइड हुआ। वो आया अपनी दुकान पे सामान खरीदा, सारी गलती किसकी है? बी की। सी की कोई गलती नहीं है। तो बस यही कहानी लिखी है। ए इज बाउंड, ए को तो गुड्स देना ही पड़ेगा और उसी प्राइस पे देना पड़ेगा जिस प्राइस पे उसने तय किया है। ए किसके अगेंस्ट जा सकता है? बी के अगेंस्ट कोर्ट जाओ और अपना कंपनसेशन क्लेम कर लो। अगर तुम्हारा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर बनाओगे, राइटिंग में बनाओगे, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा बी को, है ना।
तो बस वही वाली कहानी है। ये यही लिखा है, ए इज बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए कैन नॉट प्लीड दैट ही हैड गिवन इंस्ट्रक्शन टू बी। तुम ये सब दलील नहीं दे सकते। प्लीड करना मतलब दलील देना। आप ये दलील नहीं दे सकते कि मैंने तो बी को साफ बोला था कि वो 10,000 रुपए पर यूनिट से नीचे के रेट पे नहीं बेच सकता। ये सब तुम बातें मत करो। ये एस्ट्रोपल का केस है। जब तुमने उसे अपना एजेंट बना लिया, तुमने अपना डीलर बना लिया, है ना, सी को बस, सी को क्या लेना देना, वो तो किसी भी शॉप से तुम कोई सामान खरीदने जाते हो, वो सारे मैन्युफैक्चरर है क्या उसके? बहुत सारे तो डीलरशिप से जाके सामान खरीदते हो ना। एमआरएफ का डीलर है तो वहां से टायर खरीदोगे, आई विश पे जाके या क्रोमा पे जाके प्रोडक्ट खरीदोगे, डीलर है सब। कुछ खरीदते थोड़ी हो, सामान रखा है मैन्युफैक्चरर का, बेच रहे हैं तुमको, तुम्हें पता है वो डीलर है, सेलर एक्चुअल ऑनर कोई और है। कार खरीदते हैं सब डीलर से खरीदते हो। ये सारे शोरूम वाले क्या कार खरीद के रखे हुए हैं? नहीं। पर अगर ये कोई प्राइस तुम्हें दे दें और तुम एक नॉर्मल से पर्सन हो, तुम्हें कोई प्राइस वाइस के बारे में नहीं पता कि भाई ये जो कार है का मॉडल है इसके नीचे जा ही नहीं सकता, उन्हें तो पता है कि इसके नीचे नहीं जा सकता, बट तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हाँ ये इतने में तुम्हें बेचेंगे ही, वो बाद में डिनाई नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि भाई ये कार तुम्हें नहीं मिलेगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया है, तुम जानते हो वो एजेंट है, कार टाटा की है, वो टाटा और वो जाने ना फिर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। बस ये एस्ट्रोपल के कंसेप्ट पे बना हुआ पॉइंट था, जहां पे वो कार डीलर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग है, सॉरी, टाटा स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग लेटर है। तुमने अपना डीलर बना रखा है, उस डीलर ने मुझे प्रॉमिस किया है, जिस प्राइस पे उसने प्रॉमिस किया है मेरे को, तो वो कार उसी पे मिलनी चाहिए अब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो टाटा जाने और उसका डीलर जाने, ठीक है। बाद में टाटा जो है वो मना नहीं कर सकता कि इस प्राइस पे नहीं बेचूंगा, मेरी कार है, ठीक है। एफ पी एल एक और एग्जांपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। हैज अ सेवरल मंथ परमिटेड सुनील टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रसाद। तो सुनील जो है वो उसका एजेंट है, और वो प्रसाद जो है वो थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी के पास अपने सुनील को सेवरल मंथ से भेज रहा है, एंड हैज पेड द गुड्स बॉट बाय सुनील, और इंड्यूस कर रहा है, वो गुड्स कर उधार पे लेके आता है उसका एजेंट, वो इसका पेमेंट करता है, पीएल। पीएल कैन नॉट लेटर रिफ्यूज टू पे प्रसाद who had supplied goods on credit to Sunil in the belief that he was PL's agent। तो प्रसाद क्योंकि इस बिलीफ में है कंटिन्यूसली अपने एक्शन से, रियल में वो उसका एजेंट है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। तुम हर बार सुनील को प्रसाद की दुकान पे भेजते हो, वो उधार पे गुड्स लेके जाता है, बाद में तुम उसका पेमेंट कर देते हो। तुम दोनों के बीच में जो भी रिलेशन हो, प्रसाद का कोई लेना देना नहीं। प्रसाद तो यही बिलीव करेगा ना कि ये जो सुनील है ये एजेंट है पीएल का, यही लाइन लिखी है। एंड वॉज बॉइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ पीएल, पीएल इज स्टॉप फ्रॉम नाउ असर्टिंग दैट सुनील इज नॉट हिज एजेंट। इन सब बातों का आपको कोई मतलब नहीं। तुमने अपने कंडक्ट से एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ एजेंसी का, जिसमें वर्ड्स नहीं है। आई होप ये बात समझ में आई। तुमने उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं दी है, सुनील को इन्फर की है इम्प्लाइड अथॉरिटी, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड ड्यू टू कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ये जो अथॉरिटी मिल रही है सुनील को, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, और यही तुम पेपर पे लिख के देते तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती। कितनी सिंपल सी बात है, और लॉ मेकर्स की इंटेंशन तुम्हें समझ में आ रही है। तो अर्लियर ओकेजन्स पे क्योंकि तुमने प्रसाद को ऐसा बिलीव कराया है, प्रिंसिपल ने खुद बिलीव कराया, क्योंकि उधार पे जब सुनील सामान लेके आता है तुम उसका पेमेंट कर देते हो, तो प्रिंसिपल खुद इंड्यूस कर रहा है थर्ड पार्टी को कि वो माने कि सुनील उसका एजेंट है, अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से। तो बाद में यू कैन नॉट डिनाई लेटर, यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग लेटर। कोई डाउट? ये हो गया एस्ट्रोपल वाला कंसेप्ट। एस्ट्रोपल की वजह से एजेंसी इंप्लाइड एजेंसी बनती है, ठीक है। तो उसका हेडिंग यही थी, एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। किसका टाइप है ये? इंप्लाइड एजेंसी का टाइप है। एम्प्लॉयड एजेंसी में बहुत सारी चीजें आ सकती है, कुछ उन्होंने इंक्लूड की है, जैसे एक और इंक्लूड की है एस्ट्रोपल के अलावा, नेसेसिटी।
नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। जरूरत की वजह से भी कोई व्यक्ति किसी का एजेंट बन सकता है। मुझे किसी का गुड्स मिल गया, समझना, यहां भी एजेंसी आ सकती है। उस गुड्स को मैंने प्रोटेक्ट किया। अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं करता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता, चोरी हो जाता। मुझे पता था वो किसका गुड्स है, इसलिए मैंने उसे प्रोटेक्ट किया और उस व्यक्ति तक पहुंचाया। इसमें जो मेरे खर्चे हुए ये मुझे मिलने चाहिए, ऐसा हमने फाइंडर ऑफ गुड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। और वो टॉपिक बेलमेंट है, वो एजेंसी नहीं है। ये बात समझ में आई? लेकिन इसी केस में मैं थोड़ा टर्न दूं। वो जो गुड्स था, वो गुड्स पेरिशेबल नेचर का था जो मुझे मिला, और मैं ओरिजिनल बायर को इवन जानता हूं, पर मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। अगर मैं गुड्स उस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो गुड्स खराब ही हो जाएगा। इसका एक ही हल है, अब मैं इस गुड्स को बेच दूं। अगर गुड्स को बेच देता हूं तो इससे इसके ओरिजिनल ऑनर को नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइटल तो है नहीं, फिर भी मैं बेचने के बावजूद इसका वैलिड टाइटल ट्रांसफर करूंगा। इवन दो मेरे पास वो चीज नहीं है, फिर भी मैं उसका वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर दूंगा, बीइंग एन एजेंट। और मैं सरकमस्टांसेस की वजह से यहां पे एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हूं। बाद में वो ऑनर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता सामने वाले से टाइटल। ये केस हो गया नेसेसिटी का। यहां पे मैं उसका एजेंट, अपॉइंटेड एजेंट नहीं था। वर्ड्स में एक्सप्रेसली मुझे अथॉरिटी नहीं दी थी उसने। सरकमस्टांसेस की वजह से मेरे पास इंप्लाइड अथॉरिटी आ गई है, क्योंकि सिचुएशन नेसेसिटी की है। नेसेसिटी मींस इमरजेंसी। ऑर्डिनरी कोर्स में मैं ऐसा नहीं कर सकता किसी के गुड्स के साथ। तो फैक्ट्स ऑफ द केस पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कोर्ट में, अगर ऐसा कोई मामला गया और वहां पे कोर्ट ये जजमेंट लेगा कि यार ये नेसेसिटी का केस है या नहीं। लेकिन अगर कोर्ट इस पॉइंट पे आ जाता है कि हाँ ये नेसेसिटी का केस है, तो फिर ये बात फाइनल हो गई कि नेसेसिटी के केस में इंप्लाइड अथॉरिटी आ जाती है एजेंसी की, और फिर आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने कोई गलत काम किया है। लेकिन अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाया और ऑर्डिनरी केस का केस आया, तो फिर ऑब्वियस बात है कि इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं थी, और बिना अथॉरिटी के आप किसी और का गुड्स बेच नहीं सकते हो, वहां टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जो है वो गिल्टी हो जाओगे। सिंपल सी दो बातें हैं जो मैंने समझा दी। इसमें कोई समस्या है तो बताओ। ये ना नेट, आगे देखते हैं। एजेंसी बाय नेसेसिटी। एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइजेस ड्यू टू सम इमरजेंसी। सीधी सी बात है, इमरजेंट सरकमस्टांसेस। आप नेसेसिटी को ऑर्डिनरी केस में बोल ही नहीं सकते कि नेसेसिटी है। नेसेसिटी हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में होती है। इमरजेंसी सिचुएशन का एग्जांपल मैंने तुम्हें अभी दिया, पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, वो खराब ही हो जाएगा, उसकी गुड्स की वैल्यू पूरी तरह से डिटोरिएट हो जाएगी। तो इमरजेंसी सिचुएशन है। In emergency, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. Obvious बात है, इमरजेंसी में व्यक्ति को वो राइट्स मिलते हैं जो उसे ऑर्डिनरी केस में नहीं भी हो तो भी उसे वो मिल सकते हैं। अब एग्जाम्पल उन्होंने बहुत ही सिंपल सा दिया है, वेयर एजेंट इज ऑथराइज टू डू सर्टेन एक्ट। सपोज उस एजेंट को कुछ पावर्स है। सपोज तुम्हारा एक एजेंट है और उसको तुमने सर्टेन एक्टिविटी की पावर दे रखी है, and while doing such an act the emergency arises, he acquires extraordinary things even though जो तुमने उससे पावर्स नहीं भी दे रखी है वो भी पावर्स उसके पास अपने आप आ जाएगी। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी में आप जो है नेसेसिटी के लिए इंप्लाइड अथॉरिटी ले सकते हो, एक्सप्रेस के बियॉन्ड जाकर। एक कहानी लिखी है, उसका पर्पस साफ है। हाँ, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल अथॉरिटी टू प्रिवेंट प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। सीधी सी बात है, एजेंट के पास स्पेशल अथॉरिटी आई है तो उसका एक ही पर्पस होना चाहिए, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल। उसी पर्पस के लिए आप अपनी पावर को क्या कर सकते हो, इंप्लाइड अथॉरिटी वाली पावर मान सकते हो। मतलब बिना वर्ड्स को यूज किए, बिना प्रिंसिपल के बोले, सरकमस्टांसेस के ग्राउंड पे। ये कौन सा वाला केस हो गया? सरकमस्टांसेस वाला। ऊपर वाला कंडक्ट ऑफ द पार्टी पे था, इंप्लाइड दोनों से बनती है। सरकमस्टांसेस की वजह से भी इन्फर होती है अथॉरिटी, और कंडक्ट ऑफ द पार्टी से भी इन्फर होती है। बस वही दो बातें हमने पढ़ ली दो एग्जाम्पल में। नेसेसिटी वाला केस, सरकमस्टांसेस वाला केस।
और एस्टॉपल वाला केस कंडक्ट ऑफ द पार्टी वाला केस है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि राजा हैज अ लार्ज फार्म ऑन विच श्याम इज अ केयर टेकर। ठीक है, तो श्याम एजेंट है ऑलरेडी और वो केयर टेकर भी है, उसका एक काम है देख रेख करना। एजेंट है क्या वो? उसके पास कुछ अथॉरिटी है, एक्सप्रेस अथॉरिटी। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटर भी माना जा सकता है अगर वहां पे राजा नहीं है तो, क्योंकि वो केयर टेकर है। तो वो एजेंट जैसा है और उसके पास कुछ अथॉरिटी है, सर्टेन अथॉरिटी है केयर टेकिंग करने की। वेन राजा इज इन कैनेडा देर इज अ ह्यूज फायर ऑन द फार्म, आग लगी। श्याम बिकम्स एन एजेंट ऑफ द नेसेसिटी। उसने, उसका काम नहीं था ये डिसाइड करना कि आग लगने पे क्या करना है, पर उसने, क्योंकि अगर वो ये डिसाइड नहीं करेगा तो आग से पूरा फार्म जल जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए ऐसे डिसीजंस जो उसकी पावर में नहीं भी थे वो भी उसने ले लिए और उसमें खर्चा हुआ, तो ऑब्वियस बात है उसको राइट है अपने प्रिंसिपल से वो खर्चा रिकवर करने का, क्योंकि उसको राइट था वो डिसीजन लेने का। क्योंकि वो डिसीजन अगर इसलिए ले रहा था कि वो प्रिंसिपल के होने वाले लॉसेस को प्रिवेंट कर सके, ये उसका इंटेंशन है, तो वो बिल्कुल नेसेसिटी का केस है और नेसेसिटी केस में उसको इंप्लाइड अथॉरिटी मिलेगी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। को डाउट? देखो आगे कहानी ऐसी जाएगी कुछ ना कुछ। उन्होंने कहा राजा सो एज टू सेव द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेसेसिटी फॉर राजा मतलब श्याम बिकम्स एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर राजा। तो वो जिन पावर्स के लिए वो एजेंट नहीं भी था, जिन अथॉरिटी के लिए वो एजेंट नहीं भी था, उसका वो एजेंट बन जाएगा और ऐसे एजेंट्स कहलाते हैं एजेंट ऑफ नेसेसिटी। मैं ये तो इतना ऑलरेडी का केस था, मैंने जो एग्जांपल लिया था कि मेरे को अगर किसी का पेरिशेबल नेचर का गुड्स मिल गया और वो पेरिशेबल का नेचर का गुड्स मुझे इवन दो ये पता हो कि ये किसका है और मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली अगर मुझे उस पर इमीडिएट डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन अगर इस रीजन से ले रहा हूं कि भाई मैं बचाना चाहता हूं प्रिंसिपल को लॉसेस से, तो मैं उसका एजेंट ऑफ नेसेसिटी माना जाऊंगा और मेरे पास उस इंप्लाइड अथॉरिटी आ जाएगी और मैं जो भी डिसीजन लूंगा मैं उसका एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता हूं। आई होप मेरी बात समझ में आई। सो ये केस है, बस यही लिखा हुआ है। वो ये बोल भी रहा है बाद में, द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर एनी एक्सपेंसेस श्याम incurred to put out the fire and save the farm from destruction during the Raja's absence from the country। कोई दिक्कत है क्या तो बता दो मुझे। दो केस, ये जो हम सारे हम जो पढ़ रहे हैं ये सारे केसेस नहीं है। देखो एक वर्ड लिखा है इम्प्लाइड एजेंसी इंक्लूड्स। जब भी ऐसा लिखा हो ना इंक्लूड्स, इसका मतलब जो केसेस हैं जितने हम बता रहे हैं वो तो ठीक है, इसके जैसे और हो सकते हैं। अगर वो मीन्स लिख दे, इंप्लाइड अथॉरिटी मीन्स मतलब एग्जैक्ट उतने ही केसेस हैं जितने हम बता रहे हैं। इंक्लूड्स लिख दे तो इसका मतलब ये, और एक्सक्लूड्स लिख दे मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे केसेस हैं, है ना। तो डिफाइन करने, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए तीन वर्ड यूज हो सकते हैं, या तो मीन्स, या तो इंक्लूड्स, या तो एक्सक्लूड्स। ठीक है, आगे देखो एजेंसी। एक और केस ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें सबसे सिंपल याद रख लो पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी वाली कहानी, वो लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें ऐसा लिखा है कि जो पार्टनर होगा वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट दोनों रोल में होगा। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट ऐसा कौन कहता है? लॉ कहता है, इसलिए मानो। तो ये भी इंपोज हो गया ना, इंप्लाइड हो गया सरकमस्टांसेस की वजह से। अगर आप पार्टनरशिप में गए हो तो आप एजेंट हो, फर्म के एजेंट हो, सीधी सी बात। उसमें आपको एग्रीमेंट आपने नहीं किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एजेंट हो और आपके किए हुए एक्शन से फर्म लायबल होगी और फर्म की लाइबिलिटी आप पे आप सारे पार्टनर्स पे ज्वाइंटली भी है सेवरली भी है, ऐसा लॉ कह रहा है। तो एक रीजन तो यही हो गया कि लॉ में लिखा है तो इंप्लाइड अथॉरिटी रहेगी और आप एजेंट माने जाओगे। कोई डाउट? तीन केस हो गए। पहला ध्यान होनी चाहिए, ये काम की बात है, एजेंसी में सबसे ज्यादा प्रिंसिपल अपने एजेंट को अपॉइंट करता है, उसे अथॉरिटी देता है
टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो ये अथॉरिटी वो एक्सप्रेसली देता है या इम्प्लाइड अथॉरिटी जाती है। एक्सप्रेसली देने का मतलब वो वर्ड्स में देगा, ओरली कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट का स्पेशल नाम है, उसका नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन अगर इंप्लाइड अथॉरिटी जा रही है तो इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे जाती है, उसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो इंप्लाइड अथॉरिटी को डिफाइन करना सीखा हमने। इफ द अथॉरिटी इन्फर्ड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और कंडक्ट ऑफ पार्टी, सच एन अथॉरिटी इज नॉन एज इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लॉयड अथॉरिटी इंक्लूड्स, तो हम कुछ एग्जांपल्स हम डिफाइन कर देते हैं और इस तरह के सिमिलर नेचर आपको जहां भी दिखे वहां पे इंप्लॉयड अथॉरिटी है, केवल इतने नहीं है। पहला एग्जांपल हमने लिया कंडक्ट ऑफ पार्टी पे, जहां पे हमने बोला अगर प्रिंसिपल अपने ही एक्शन से इंड्यूस करता है थर्ड पार्टी को, किसी पर्सन को, कि वो उसका एजेंट है, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, तो एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल हो गई। दूसरा केस हमने देखा नेसेसिटी के केस में, सरकमस्टांसेस की वजह से भी अथॉरिटी इंप्लाइड होकर जा सकती है और वो एजेंट्स ऑफ नेसेसिटी कहलाते हैं। और वो अगर प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचे उससे बचाने के लिए जो भी एक्शंस लेंगे उसके लिए वो इंप्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी कि उन्होंने विद इन अथॉरिटी अपना काम किया है, उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया है। और अगर उनको कोई खर्चे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें दो चीजें पढ़ी, और तीसरा तो हमने ये पढ़ लिया कि ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी इंप्लाइड अथॉरिटी मिल जाएगी, भले आप उसमें एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, डीड में लिखें ना लिखें। अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर हुए, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो आप एजेंट हैं और आपके पास इंप्लाइड अथॉरिटी है, आपके एक्शन से फर्म लायबल होगी, है ना? उसकी सेंस बन गई ना पूरे टॉपिक की क्या चल रहा है। राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, ध्यान से, राइट ऑफ अ पर्सन as to acts done for him without his authority, effect of ratification। पास्ट में छोड़ो, ऐसे बोल, मेरा एक एजेंट है, उसको मैंने टर्म एंड कंडीशन लिख के दी है। सबसे सिंपल टर्म, मैंने उसे गुड्स बेचने के लिए अपॉइंट किया है, वो मेरा सेलिंग एजेंट है, उसको एक प्राइस रिजर्व करके दे दी, इस प्राइस के नीचे नहीं जाना। वही सिंपल एग्जांपल ले लो, उसने उस प्राइस के नीचे बेचा, मैंने पूछा भाई तूने इसके नीचे कैसे बेचा, क्यों बेचा? उसने मुझे रीजन बताया, मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया था, अपना माल खराब हो जाता, अपना कस्टमर चला जाता, मजबूरी थी, बेचना पड़ा। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने उसके काम को एक्सेप्ट कर लिया, उसको अथॉरिटी नहीं थी उस प्राइस के नीचे जाने की, बट वो चला गया और बाद में मैंने उसे अलाउ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो किसी प्रीवियस एक्ट को जो कि सामने वाले ने बिना अथॉरिटी के किया है, अगर मैं बाद में उसे एक्सेप्टेंस दे देता हूं, एक्सेप्टेंस मेरे वर्ड से भी दे सकता हूं, मेरे एक्शन से भी दे सकता हूं। वर्ड्स देने का मतलब मैंने उसे ओके बोल दिया कि कोई बात नहीं ठीक है, या फिर उसने जो सेल कर दी थी उसका गुड्स मैंने डिलीवर करा दिया, मेरे एक्शन से पता चल गया ना कि हाँ उस प्राइस पे मैं एक्सेप्ट करके उसको डिलीवर कर। ये प्रीवियस एक्ट को बाद में एक्सेप्ट करना रेटिफिकेशन कहलाता है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी जब मैंने अंतर बताया था, रेक्टिफिकेशन और रेटिफिकेशन में अंतर है। रेक्टिफाई करना मतलब किसी एरर को सुधारना, रेटिफाई करना मतलब किसी प्रीवियस एक्शन को एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ कर देना। एक बार पढ़ के देखते हैं। वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ऑब्वियसली दूसरे के बिहाफ पे कर रहे हो कोई एक्शन, अगर मैं किसी के बिहाफ पे कोई काम कर रहा हूं तो मैं एजेंट हूं, वो प्रिंसिपल है, बट विदाउट हिज नॉलेज। यार अगर मेरे को किसी के बिहाफ पे कोई काम करना है तो ऑब्वियसली मैं जो भी कुछ कर रहा हूं इसका नॉलेज उसको होना चाहिए ना, बट उसके नॉलेज में नहीं है। अब उस व्यक्ति के पास बाद में दो ऑप्शन होंगे, एक मेरे हुए किए हुए काम को वो अलाउ कर दे, एक्सेप्ट कर ले, रेटिफाई कर दे, या फिर डिसोन कर दे। उसके पास तो दोनों ऑप्शन है ना। मैंने किसी और के बिहाफ पे कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी को वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है, तो वो रेटिफाई कर भी सकता है और नहीं भी करेगा।
हम तो उस बारे में बात करेंगे जब वो रेटिफाई करेगा। डिसोन कर देगा तो मामला ही खत्म हो गया, मैं खुद जिम्मेदार हूं जो भी करा है मैंने। लेकिन अगर वो रेटिफाई कर देता है, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये भी तो वही इफेक्ट हुआ कि उसने मुझे एजेंट बना लिया था और मैंने उसके बिहाफ पे जो भी काम किया उसके लिए वो बाइंड है। तो रेटिफिकेशन की वजह से भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी मानी जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आई है। रेटिफिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अप्रूविंग प्रीवियस एक्ट। पुराना कोई ट्रांजैक्शन या एक्ट आप अप्रूव कर लो तो उसे आप रेटिफाई करना कहते हो। रेटिफिकेशन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों तरीके से हो सकता है। एक्सप्रेसली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो मेन समझ रहे हैं इम्प्लाइड। कंडक्ट ऑफ द पर्सन से पता चल जाएगा कि आपने रेटिफाई किया कि नहीं। ये एग्जांपल देखो रेटिफाई का। एक्स हु इज वाइज एजेंट, मतलब समझ रहे हो ना, एजेंट तो एक्स है, वाई तो प्रिंसिपल है। 10 जनवरी को गुड्स परचेज किए एक्स ने, किससे? जेड से। अब वो एजेंट है उधार पे। और मजेदार बात यह है कि उसने परमिशन ही नहीं ली। अब बाद में दो ऑप्शन है वाई के पास, क्या एक्सेप्ट करें या ना करें। उसने बताया होगा कि कुछ पीआर की जरूरी था, खरीदना पड़ा नहीं। वो बोल रहा है वाई टेल्स एक्स दैट ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द परचेस। वाई एग्री कर गया बाद में, मतलब ये रेटिफाई कर गया, इसको यही बोलेंगे एक वर्ड में, वाई ने रेटिफाई कर दिया। ऑल्दो द टाइम ऑफ परचेज द एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू बाय द क्रेडिट, उसके पास अथॉरिटी तो नहीं थी, पर क्योंकि वाई ने सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसकी अप्लाइड अथॉरिटी मानेंगे। अरे इसलिए वो जोड़ दिया हमने एम्प्लॉयड अथॉरिटी से। कोई डाउट है इसमें? देखो और मजेदार चीज, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। अभी हम बातें केवल किसकी कर रहे हैं? रेटिफाई रेटिफाई रेटिफाई। तो एक रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या करना जरूरी है? तो उन्होंने कहा रेटिफिकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। सबसे सिंपल, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रेटिफिकेशन के लिए वर्ड्स एक्सप्रेस करना जरूरी है, नहीं, एक्शन से भी होता है। मैंने एग्जांपल बताया कि भाई मेरे रिजर्व प्राइस से नीचे मेरे एजेंट ने गुड्स को बेच दिया है, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, मैं बोलूं कि तू भुगतेगा इसको, मैं नहीं जानता, तू ला के दे कहीं से भी उसको गुड्स, मैंने तुझे अलाउ नहीं किया था ना, तूने क्यों दिया? या अगर तूने गुड्स उसके पोजीशन में नहीं है तो वो कहीं और से ला के देगा। अब पोजीशन में था, मेरा दे दिया, तो मैं उससे क्लेम ले लूंगा, कंपनसेशन ले लूंगा, बचाओ पैसा तू दे, ऐसा हो जाएगा ना। दोनों तरफ रास्ते होते हैं जब आपको मना करना है। लेकिन इसका दूसरा सिनारियो सोचो, मैं उसकी बात से सहमत हो गया कि यार ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से रेट कम कर दिया, कोई बात नहीं, और मैं माल डिलीवर कर रहा हूं, तो मेरे एक्शन से पता चल रहा है कि मैं रेटिफाई कर रहा हूं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। एक बार रीड करके देख लेते हैं। ए विदाउट अथॉरिटी, मतलब ये पक्का एजेंट है, बाइज गुड्स फॉर बी, बी कौन हो गया? हमारा प्रिंसिपल, उसके लिए गुड्स खरीदते हैं। आफ्टरवर्ड बी सेल देम टू सी, ए मेरे पूछे बिना मेरे लिए गुड्स ले आया है, पर मेरी अगली एक्शन देखो क्या है, मैं बी हूं और मैंने वो गुड्स बेच दिया है, मतलब उसका खरीदना मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना अपने एक्शन से, भले उसको ना बोला। तो ये लिख रहा है बी कंडक्ट इंप्लाइज अ रेटिफिकेशन, मेरा कंडक्ट बता रहा है कि मैंने रेटिफाई कर दिया है, भले मैंने एक्सप्रेस ना किया हो इस बात को। कोई डाउट, समस्या? ए विदाउट बीज अथॉरिटी, विदाउट बीज अथॉरिटी, फिर से बी प्रिंसिपल है और उससे पूछे बिना कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? लैंड बीज मनी टू सी, उसने उधार दे दिया सी को। आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट द इंटरेस्ट, सी जब ब्याज देने आया तो ए ने खुशी खुशी, बी ने खुशी खुशी रख लिया। तो इसका मतलब हुआ कि उसने अपने एक्शन से प्रीवियस किए हुए ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है या अप्रूव कर लिया है। कोई डाउट है क्या इसमें? सिंपल बात हो गई दोनों। हम क्या पढ़ रहे हैं बार बार? रेटिफिकेशन वैलिड कब होगा? तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेसली वैलिड हो सकता है, इंप्लाइड वैलिड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वर्ड्स में ही
रेटिफिकेशन को एक्सप्रेस किया जाए। आगे देखो, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस मटेरियली डिफेक्टिव। अब ये केस समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहां। ए हैज अथॉरिटी फ्रॉम पी टू बाय सर्टेन गुड्स एट द मार्केट रेट। ए कौन है? एजेंट। पी कौन है? प्रिंसिपल। ए को क्या अथॉरिटी मिली हुई है? बाजार के भाव पे गुड्स खरीदने की अथॉरिटी मिली हुई है। मार्केट में जो रेट चल रहा है, मार्केट से सामान खरीदो। ए ने क्या किया? हायर रेट पे सामान खरीदा, मार्केट रेट से हायर रेट। बी, क्या पी इसको एक्सेप्टेंस दे सकता है? गिवन सर्कमस्टांसेस में दे भी सकता है। जिसे लोकल एरिया के काफी दूर था पी, और उसको वहां सामान खरीदना, ए काफी दूर था और उसको वहां सामान खरीदना पड़ा। मार्केट आता जाता, लोडिंग का खर्चा, ये सब खर्चा ज्यादा हो जाता, मार्केट रेट से ऊपर पे खरीद लिया, ऐसा कुछ रीजन चल जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी हो। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, दे दी उसने, बोले ठीक। बाद में उसको पता चलता है कि ये जो सामान खरीदा, पी को बाद में पता चल रहा है, रेटिफिकेशन दे चुका है वो। फिर उसे पता चलता है कि भाई ये जो ए ने जो गुड्स खरीदा है वो एक्चुअली ए को ही बिलोंग करता है। मतलब ये बेवकूफ बना रहा है, अपना ही सामान मार्केट रेट से हायर रेट पे बेच रहा है मुझे ही। मैंने उसे एजेंट अपॉइंट किया सामान खरीदने के लिए। तुम्हें मेरी बात समझ आई? यार, मार्केट रेट हायर होना, रेटिफाई करना अलग बात है, लेकिन तुमने अगर ये छुपाया मटेरियल फैक्ट कि ये सामान तुम्हारा है, तो इस ग्राउंड पे इस रेटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बचा। एक तरह से ये तो फ्रॉड हो गया ना। अरे कुछ डिसीव करना, कुछ मटेरियल फैक्ट छुपाना ट्रांजैक्शन में, वैसे भी फ्रॉड। ये केस समझ में आया कि ऊपर से गया? रेटिफिकेशन तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक फैक्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे मटेरियल फैक्ट नॉलेज में ना दिए जाए। किसके? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को प्रॉपर सारे नॉलेज तो दो यार, क्योंकि तुम ऐसे एक्ट को रेटिफाई करा रहे हो जो उसकी अथॉरिटी के, उसके परमिशन के बिना किया तुमने। तो मटेरियल फैक्ट आप छुपा नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अगर ऐसा किया तो इवन दो आपने उससे रेटिफिकेशन ले लिया था, पर वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई है। आगे देखो, रेटिफिकेशन करना है तो पूरा करो, आधा अधूरा रेटिफिकेशन कोई रेटिफिकेशन नहीं होता। देयर कैन बी रेटिफिकेशन ऑफ द एक्ट एंटायरली और इट्स रिजेक्शन इज एंटायरली। या तो प्रिंसिपल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा, या तो पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा। पार्शियल एक्सेप्टेंस या पार्शियल रिजेक्शन नहीं चलेगा कि मैं अच्छा अच्छा तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, खराब खराब जो मुझे लग रहा है वो मैं रिजेक्ट नहीं। पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके बिहाफ पे बिना पूछे किसी पर्सन ने या आपके एजेंट ने कर दिया है, तो या तो पूरा एक्सेप्ट कर लो या तो पूरा रिजेक्ट कर लो। समझ में आई बात? इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो बहुत सिंपल है। सपोज एक रेट पे मेरे एजेंट ने मेरे से बिना पूछे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी डिलीवरी 2 सिटी में होनी है, उज्जैन में और इंदौर में। उज्जैन में 60 यूनिट, इंदौर में 40 यूनिट। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उज्जैन की यूनिट मेरे को एक्सेप्ट है और 40 मेरे को रिजेक्ट है। नहीं, या तो पूरी 100 एक्सेप्ट करो या तो पूरी 100 रिजेक्ट करो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो ये द प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई पार्ट। आप पार्टली अप्रूवल नहीं दे सकते। या तो आपको हमेशा एंटायरिटी में अप्रूवल देना है, या तो आप अप्रूवल दो, रेटिफाई करो, या तो आप रिजेक्ट करो, है ना। रेटिफाई का जो अपोजिट वर्ड है वो है रिजेक्शन। कोई डाउट? रेटिफिकेशन के 3 एलिमेंट हमने पढ़ लिए जो रेटिफिकेशन के समय वैलिड रेटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों वैलिड होते हैं। इस ग्राउंड पे कोई इनवैलिड रेटिफिकेशन नहीं होता कि यार ये एक्सप्रेस नहीं है, नहीं, एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों वैलिड है। दूसरा हमने पढ़ लिया कि अगर प्रिंसिपल के नॉलेज में कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है, मटेरियल फैक्ट,
हर बात बतानी जरूरी नहीं है, लेकिन मटेरियल बात बतानी जरूरी है। मटेरियल बात किसको कहते हैं? ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसका डिसीजन बदल सकता है। उसे तकलीफ नहीं होती उस केस में भी कि तुमने मार्केट रेट पे अपना ही माल उसको बेच दिया है। तकलीफ इस बात की है कि तुमने उससे ऐसा मटेरियल फैक्ट छुपाया है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा केस हमने पढ़ लिया कि भाई पूरा ट्रांजेक्शन रेटिफाई होगा, नहीं तो पूरा ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। पार्ट रेटिफिकेशन इज नो रेटिफिकेशन। ठीक। रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजोर थर्ड पर्सन, इंजुरी नहीं पहुंचा सकते थर्ड पर्सन को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एग्जाम्पल के लिए समझना, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, उस पे कोई पर्सन को तुमने टीनेंट रख रखा है, रेंट लेते हो। मैं उस पर्सन के पास गया और मैंने कहा उस पर्सन से ये प्रॉपर्टी मेरी है। मेरी नहीं है। बिना अथॉरिटी के, बिना तुम्हारी परमिशन के गया, मैंने बोला ये प्रॉपर्टी मेरी है, अभी निकलो यहां से, प्रॉपर्टी खाली कर दो, मैं इस प्रॉपर्टी में दुकान लगाऊंगा या वॉट एवर मेरे को किसी और को देना है। उसके पास ये जो मैं गया हूं इलीगल है, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच में नोटिस पीरियड होगा महीने भर का, 2 महीने का। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, या ये मुझे बिलोंग करती है, या इसका पोजीशन राइट मेरे पास है, तुम प्रॉपर्टी खाली करो। मेरा सवाल ये है, उसने तुम्हें फोन लगाया, उसे उसने बताया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, वो ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है और ये प्रॉपर्टी मेरे को खाली करनी है। क्या तुम मेरे इस एक्ट को रेटिफाई कर सकते हो? तुम एक्सेप्ट कर लो, ऑनर हो तुम प्रॉपर्टी के, बोलो। तो पावर तो है रेटिफिकेशन, क्योंकि तुम ऑनर हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि इससे उस थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है। उस फ्लैट में कोई नहीं रहता और मैं उस फ्लैट के कोई पोजीशन का या कोई और दावा करता और तुम्हें बता देता सारी बातें, तुम उसे रेटिफाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट टू कंडीशन इतनी है कि किसी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारे रेटिफिकेशन की वजह से। मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर वो थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है, उसको बिना नोटिस पीरियड के उस प्रॉपर्टी से हटाया जा रहा है, इसलिए ऐसा रेटिफिकेशन तुम नहीं दे सकते। आई होप बात समझ में आई है? ठीक है, देखो, व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी इज अफेक्टेड, द प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई। सीधी सी बात, रेटिफाई तब तक ही कर सकते हो जब तक थर्ड पार्टी को इसकी इंजुरी ना पहुंच रही हो। रेटिफिकेशन कैन नॉट रिलेट back to the date of contract if third party has in the intervening time acquired rights। सीधी सी बात है, आप थर्ड पार्टी के राइट्स को इंजोर नहीं कर सकते, बैक डेट पे जाके भी नहीं कर सकते। वो बैक डेट वाला एग्जांपल भी है कि 3 साल पहले उसने राइट तुमसे एक्वायर किया है, तो तुम 3 साल पहले जाके उसका राइट हटा दो, वैसा भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, घुमा फिरा के इतनी सी बात है कि आप थर्ड पार्टी को इंजरी पहुंचाने वाला रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। आप किसी और पर्सन, अपने किसी एजेंट की हरकतों को एक्सेप्ट कर रहे हो, बिना अथॉरिटी की गई हरकतों को, और उससे थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी एग्जांपल। पहले वो नीचे वाला एग्जांपल पढ़ो, 14। ए होल्ड्स लीज फ्रॉम बी। ठीक है, ए है टीनेंट और बी है ऑनर ऑफ द लैंड। टर्मिनेबल ऑन 3 मंथ नोटिस। 3 महीने के नोटिस पे टीनेंसी खत्म हो जाएगी। सी एन अनऑथराइज पर्सन। सी कोई नहीं, अनऑथराइज है मतलब ऑब्वियसली बिना परमिशन के गया है। अब रेटिफिकेशन का केस ही तभी बनेगा जब वो अनऑथराइज पर्सन हो। ऑथराइज होगा तो रेटिफिकेशन का केस क्यों बनेगा? तो सी बीइंग एन अनऑथराइज पर्सन गिव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू ए। उसने नोटिस दे दिया, उसके पास कोई राइट नहीं है नोटिस देने का। उसने ए को टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया, बोले आज से तुम्हारी लीज खत्म। द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी। पहली बात तो वो काम इलीगल कर रहा है, वो एक अलग कहानी है, पर बी उसे रेटिफाई नहीं कर सकता। आप अप्रूवल नहीं दे सकते, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इंजुरी पहुंच रही है किसको? ए को।
इंजरी क्यों पहुंच रही है सर, वो तो T9 था, निकाल सकते हैं। अरे उसको 3 महीने का नोटिस मिलना चाहिए ना, उसे 3 महीने का समय मिलना चाहिए जगह खाली करने के लिए। इमीडिएट टर्मिनेशन का नोटिस कैसे दे सकते हो आप? कोई डाउट? ऊपर वाला भी पढ़ लो। ए, नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी, मतलब बी हो गया प्रिंसिपल, ए हो गया एजेंट। डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ बी, वो जाके डिमांड करता है बी के बिहाफ पे। डिलीवरी ऑफ चैटल, कुछ समझ लो, प्रॉपर्टी फ्रॉम बी, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ बी फ्रॉम सी, तो वो प्रॉपर्टी बी की है और सी से डिमांड करने कौन गया है? एक अनऑथराइज पर्सन, ए। तो सी के पास वो पोजीशन में पड़ी है, द डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी, तो ये डिमांड बी रेटिफाई नहीं कर सकता। आई होप मेरी बात समझ में आई। रेटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम, भाई अप्रूवल जो है वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में हो जाना चाहिए। किसी ने आपसे बिना पूछे कोई एक्शन कर लिया, आप उसके काम को रेटिफाई करना चाहते हो, कर लो। और 4 रूल तो हमने पढ़ ही लिए, आप रेटिफिकेशन एक्सप्रेसली कर सकते हो, इम्प्लाइड कर सकते हो, आपको एंटायरिटी में रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, आप ऐसा रेटिफिकेशन नहीं कर सकते जिससे थर्ड पार्टी को इंजरी पहुंचे। एक पॉइंट और बचा है, बताओ कौन सा? अरे मैंने बोला एक्सप्रेस इम्प्लाइड रेटिफिकेशन कर लो, मैंने बोला कि आप इंजरी नहीं पहुंचा सकते थर्ड पार्टी को रेटिफिकेशन के समय, और मैंने कहा एंटायरिटी में रेटिफिकेशन होगा, पार्ट रेटिफिकेशन इज नॉट रेटिफिकेशन। कौन सा पॉइंट छोड़ दिया अभी बोलना? हाँ, मटेरियल फैक्ट्स का नॉलेज रिक्वायर्ड है। चारों चीजें पूरी कर दी, तो भी रीजनेबल टाइम में हो जाना चाहिए रेटिफिकेशन। अरे बात समझ में आई? रीजनेबल टाइम मतलब कितने दिन होते हैं सर? रीजनेबल का मतलब ही होता है कि डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस कि कितने दिन मिलने चाहिए, इसीलिए तो वैसे डिफाइन नहीं किया। आगे, कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन, अगर रेटिफिकेशन किया है तो कम्युनिकेट भी कर दो, मतलब बता भी दो एजेंट्स को। देखो, रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, एजेंट को बता दो, थर्ड पार्टी को बता दो कि भाई एजेंट ने अनऑथराइज एक्टिविटी की थी पर मैंने उसे परमिट कर दिया है। आखिरी पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, जो आप एक्ट रेटिफाई कर रहे हो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। वो तो बहुत ही सिंपल है, किसी को धोखा देना, सिग्नेचर फॉर्ज करना, कैपिट, जैसे आपके किसी ने सिग्नेचर फॉर्ज करे, बैंक में जाके आपके बदले साइन करके पैसे निकाले, आप इसे रेटिफाई नहीं कर सकते, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे को कंप्लेंट नहीं करनी इसके खिलाफ, मैं इसे अलाउ करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है, फॉर्जरी है, राइट? तो एक और बढ़िया एग्जांपल दिया है, डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। पता है डिविडेंड काय में से बटना चाहिए? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या करंट प्रॉफिट्स। रिजर्व एंड सरप्लस से ही डिविडेंड बांट सकते हो, कैपिटल से डिविडेंड नहीं बांट सकते हो, कंपनीज एक्ट का नियम है ना? तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप कंपनीज एक्ट को वायलेट कर रहे हो। किसी भी एक्ट को वायलेट करके आप उसे बोल रहे हो हम रेटिफाई करते हैं बाद में, शेयर होल्डर, इसको कौन रेटिफाई करेगा पता है? शेयर होल्डर। ये हरकत किसने करी होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हरकतों को शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की पावर लाई करती है किसके हाथ में? शेयर होल्डर्स के हाथ में, इनडायरेक्टली। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्शंस को वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट चली जाए, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एक्ट चली जाए, उसको थोड़ी सुधार सकते हैं। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ऐसा कर ही नहीं सकते, तो कोई कंपनी हो, कोई शेयर होल्डर हो तुम, इससे क्या है? ऐसे तो तुम कल को कहोगे इलीगल काम सारे हम तो अलाउ करते, तो क्या कंपनी वैलिड हो जाएगी? तो जब किसी एक्ट, किसी लॉ, किसी रूल, किसी रेगुलेशन का वायलेशन होता है, आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ये बात मैं बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा
कंपनीज एक्ट है हमारे सिलेबस में भी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। उस समय भी ये बात आने वाली है रेटिफिकेशन की। ठीक है, यहाँ तक। अब ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पे रुकते हैं।